चले, अब हम लोग का जो टॉपिक क्या है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। मतलब ब्रिटिश का जो कॉलोनिज्म सिस्टम जो था, कॉलोनी मतलब क्या होता है, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, उपनिवेश, है ना। ये इंपेरियलिज्म कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंपेरियल सिस्टम। मतलब ब्रिटिश इंपेरियलिज्म मतलब इंपेरियल पॉलिसीज़ कह लो, साम्राज्यवादी नीति। अब साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है, अपने क्षेत्र का विस्तार करना, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। एक चलता फिरता एग्जाम्पल दें साम्राज्यवाद का। जैसे ट्रेन में कभी चल रहे हैं हम लोग, सफ़र कर रहे हैं, तो होता है ना कि जब आप आराम से अपने सीट पर आराम से फैल के सोए हुए हैं, कोई आया तो पहले ऐसे करके देख रहा है आपको, ऐसे करके वो भी खड़ा है, बड़ा चेहरा ऐसा बना लेगा ना कि बेचारा बहुत तकलीफ़ में है, या बेचारा या बेचारी कोई भी, मतलब बेचारी हुई तो उसको ज़्यादा सुविधा होगा साम्राज्यवाद करने में, अब बेचारा हुआ तो बेचारा ही बन के खड़ा रहेगा, है ना। मान लीजिए कि ऐसे करके मतलब खड़ा या खड़ी, जो भी कर लीजिए, ऐसा करके मतलब है कि बेचारा बहुत तकलीफ़ में है, वो बोल रहा है, कभी कभी सुनाएगा भी, बहुत लंबा टाइम हो गया, ट्रेन बहुत लेट है, बहुत दिक्कत चल रहा है, ऐसे वैसे बोलेगा, और आप आराम से लेट के गप कर रहे, वो चाहता भी आपसे गप करे, गप करते करते बोलेगा, जैसे आप बोलेगा ना कि ठीक है थोड़ा सा बैठ जाइए, आप थोड़ा सा पैर ऐसे करके टेढ़ा किए, वो जैसे बैठा या बैठी, उसके बाद थोड़ा सा और आपको धीरे धीरे फैलाएगा, मतलब आप धीरे धीरे पैर को और सिकुड़ते चले जाएंगे, अब वो धीरे धीरे अपने शरीर को क्या करते जाएगा, एक्सपांड करते चले जाएगा, फैलाते चला जाएगा, और एक टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होगा, गप मारते मारते इतना अच्छा आपसे मधुर रिश्ता बन जाएगा तत्काल, उसको कहते हैं तत्कालिक मधुर रिश्ता। वो बस केवल साम्राज्यवाद के लिए था, मतलब सीट के लिए था। जैसे जैसे आप सिकुड़ते गए वो भी फैलते गया, और एक टाइम के बाद जब सोने का बारी होगा तो पता चलेगा वो भी उसी से सो गया। मतलब शुरुआत में उसको बैठने का जगह नहीं था, और धीरे धीरे क्या हो गया, सोने का जगह मिल गया। यही हाल हुआ अंग्रेज़ों के साथ भी। अभी देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस जो साम्राज्यवादी नीति की विशेषता क्या है ना। आखिर किसको हम मान लेंगे साम्राज्यवाद, और साम्राज्यवाद करने के तौर तरीके क्या थे, और फिर बाद में देखेंगे कि आखिर ये जो सहायक संधि के माध्यम से जो साम्राज्य विस्तार हुआ, एक तो सहायक संधि के माध्यम से होगा, और दूसरा किस माध्यम से होगा, हड़प नीति। किस माध्यम से होगा, तो दोनों तरीका से साम्राज्य विस्तार किया जा सकता है। या तो किसी को सीधा बंदूक दिखा के, सीधा लाठी या डंडे के जोर पर आप कर लो, और दूसरा क्या है, संधि करके। देखो कहते हैं कि तरीका दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका कौन है, ये तरीका। इसमें आपको गोली पिस्तौल बमबारी का ज़रूरत नहीं है। वही बात हो कि अब वही मान लो कोई आदमी आता ट्रेन में, ऐसे आता, अरे भाई उठो 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 उठो, अब ऐसे करके बोलता, आपको भी बुरा लगता, फिर तो वो आपको कुछ भी बोल दे, आप लड़ना पसंद करोगे, पर उसके बाद पर आप हटोगे नहीं अपनी सीट से, कभी भी हटो, क्योंकि वो आन वाली बात हो जाती है। तो कोई मान लो ताकत के जोर पे कर भी लेता है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, सामने वाला दुखी रहता है, और तुरंत हो सकता है एक्शन ले लेगा क्या। तो ये दोनों तरीका से, चाहे वो सहायक संधि हो चाहे वो हड़प नीति हो, दोनों ही तरह से क्या होता है, साम्राज्य विस्तार होता है। लेकिन अभी जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चूँकि जब बाद में आपको डलहौजी की हड़प नीति पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हड़पने का इनका अपना क्या तरीका था, क्यों ज़रूरत पड़ा, और ये वेलेजली का पढ़ेंगे कि वेलेजली आखिर ये तरीका क्यों अपनाए। दोनों ही तरीके से क्या हो रहा है, साम्राज्य विस्तार ही हो रहा है। अब इसका विशेषता समझिए क्या होगा। सहायक संधि जब भी होगा किसी राज्य के साथ होता है। अब एक तरफ ब्रिटिश अधिकारी होंगे और दूसरे तरफ क्या होगा, कोई ना कोई संबंधित राज्य होगा, मतलब या तो कोई संबंधित राज्य होगा या फिर कोई देसी राज्य के साथ भी हो सकता है, एक ही बात है। तो जब ब्रिटिश अधिकारी किसी राज्य से, जब कह सकते हैं जब दोनों के बीच जब समझौता होता है, जब संधि होता है, तो संधि में कौन कौन सी बातें अंतर्निहित होती है, क्या क्या। अभी तक जब हम इतना दिन जो पढ़ा रहे हैं, बार बार नहीं कहते थे संधि कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी जो सहायक संधि का जो प्रारूप था उसमें हम क्या देखेंगे, आखिर ये संधि में कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती थी, कौन कौन सी बातें शामिल है, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब भी कोई, देखिए, संबंधित राज्य या देसी राज्य के साथ अगर कोई संधि होता है ना, सहायक संधि होता है, तो इसमें क्या क्या शामिल है कि सबसे पहली बात, उस क्षेत्र पर किसका प्रतिनिधित्व रहेगा, ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व रहेगा। किसका प्रतिनिधित्व रहेगा, ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व रहेगा। यानी कि मतलब कि असली, देखो कहने के लिए तो कहेगा कि यहाँ पे राजा है, लेकिन असल शासक कौन है, ब्रिटिश है। तो उस क्षेत्र पर किसका प्रतिनिधित्व होगा, ब्रिटिश प्रतिनिधित्व होगा। और उस क्षेत्र में सेना किसका होगा, सेना भी ब्रिटिश का होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो राज्य, जिस राज्य में ये सहायक संधि हुआ है, वो राज्य अपने, मतलब कि वो राज्य किसी दूसरे से युद्ध भी अगर करना चाहे या फिर किसी दूसरे से शांति भी अगर करना चाहे, तो बिना अंग्रेज़ों के परमिशन से नहीं कर पाएगा। मतलब क्या कि विदेश नीति, ऐसे समझिए, ब्रिटिश नीति
ऐसे विदेश नीति के हैं, ब्रिटिश नीति नहीं, विदेश नीति होगा यहाँ पे। क्या होगा? तो विदेश नीति किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास। मतलब आप किसी दूसरे क्षेत्र पर अगर हमला करते हो तो किसके परमिशन से करोगे? हमसे परमिशन से करोगे। मान लो कि जैसे मैसूर के साथ सहायक संधि हुआ, तो मैसूर किसी दूसरे से अगर युद्ध करना चाहे या फिर किसी दूसरे से अगर मतलब शांति भी अगर समझौता करना चाहे तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा जो विदेश नीति का नियंत्रण है वो किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में है। तो विदेश पर फैसला कौन लेगा? अंग्रेज लेंगे। सेना किसका होगा? अंग्रेज का। प्रतिनिधित्व किसका होगा? प्रतिनिधित्व मतलब क्या? उस क्षेत्र में जो शासक होगा वो किसके मर्जी पर होगा? अंग्रेज की मर्जी पर। यानी क्या? कठपुतली सम्राट या कठपुतली नवाब। तो ब्रिटिश प्रतिनिधित्व का मतलब ही है कि वहाँ पर क्या चलेगा? कठपुतली शासन चलेगा। क्या चलेगा? कठपुतली शासन व्यवस्था। कठपुतली शासन व्यवस्था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि यह राज्य, यानी किस राज्य की बात कर रहा है? जो राज्य संधि किया, यह राज्य किसी ब्रिटिश विरोधी राज्य या यूरोपियों को अपनी सेना में शामिल नहीं करेगा। मतलब क्या? ये सीधा बोल रहा कि जो राज्य होगा वो ब्रिटिश विरोधी कोई भी राज्य हो, ध्यान रखना, ब्रिटिश का विरोधी कोई भी राज्य हो, ब्रिटिश विरोधी कोई भी राज्य हो या फिर कोई भी दूसरा यूरोपी और कोई दूसरा यूरोपी सेना आप नहीं रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप किसको रख सकते हो? अपने क्षेत्र के लोगों को रख सकते हो या फिर हमारी सेना को रखोगे। जब मान लो किसी दूसरे पड़ोसी क्षेत्र से जिससे मेरा दुश्मनी चल रहा है उस वहाँ के लोगों को आप सेना में शामिल नहीं कर सकते हो। दूसरा बात, किसी दूसरे को मान लीजिए फ्रांसीसी या डचों की सेना को आप शामिल नहीं कर सकते हो। पढ़े थे ना बंगाल, हम लोग बंगाल पढ़े थे ना, क्या किया था सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला भी तो ऐसा कर रहा था ना कि जो वो फ्रांसीसियों से हेल्प, डचों से हेल्प लिया था, याद होगा ना? हॉलवेल कांड, कुछ याद है? ब्लैक होल कांड, है ना? तो जब भी ये सीधा बोलता है कि सेना रहेगा या तो आपके क्षेत्र का होगा या तो किसका होगा? मेरा सेना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को आप सेना में नहीं शामिल कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद बोलता है, ये भी चीज़ कहता है कि संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब आपके बाहरी मामलों में करेंगे लेकिन आंतरिक मामलों में आप पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब आंतरिक मामला क्या हो गया? मतलब आपके पर्सनल मैटर जो भी होगा, प्राइवेट जो प्राइवेसी होगा वो मतलब हमें मत बताइए, हमको बस ये सब चीज़ से मतलब है। बाकी आपका अपना निजी लाइफ में क्या चल रहा है, बाकी आप टैक्स किससे कितना वसूलते हो वो आपका मामला है, लेकिन हम जितना डिसाइड करेंगे वो हमको चाहिए। देखो ब्रिटिश बोलेंगे कि हमको इस क्षेत्र का 10% चाहिए, मान लो, तो वो राजा अगर बोलेगा कि ठीक है ऐसा करो, आपको 10% देंगे ना, तो हम यहाँ से 20% कलेक्ट करेंगे, 20% कर लगाएंगे, 10 आपको देंगे, 10 मेरा रहेगा। वो उसकी मर्जी पर है, वो 20 लगाओ चाहे 30 लगाओ, उससे क्या मतलब है। ब्रिटेन को तो केवल अपने फ़ायदे से मतलब था, अंग्रेज़ों को तो केवल अपने फ़ायदे से मतलब था। बात समझ में आ रहा है ना? तो कहने के लिए कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है, दरअसल मेन मामलों में तो आप हस्तक्षेप कर ही रहे हो। क्या नहीं है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप? अभी सोच लो भारत सरकार के बारे में, सोचो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? अमेरिका। तो यहाँ का जो कठपुतली शासन हुआ कि नहीं? अब मान लो कहेगा यहाँ पर शासन सेना किसका होगा? अमेरिका का सेना होगा। यहाँ बोलेगा कि जो विदेश नीति किसी दूसरे से अगर युद्ध करना हो या फिर किसी समझौता अगर करना हो, कौन करेगा? अमेरिका। तो भारत का आंतरिक मामलों में क्या ये हस्तक्षेप नहीं होगा? तो कहने के लिए कहेगा कि बस ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति में जो सहायक संधि था, उस सहायक संधि में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? हो रहा है। उसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये सहायक संधि का जड़ क्या था। ये तो सहायक संधि की विशेषता समझ लिए, अब थोड़ा सा सहायक संधि की जड़ समझते हैं, इससे क्या होगा, चीज़ें हमारा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये समझिए, ये सहायक संधि क्या है? आपको लग रहा होगा तो पहले बताना चाहिए था कि सहायक संधि तो क्या, वही तो पहले बताना चाहिए था, लेकिन हम इसको जानबूझकर उल्टा किए। अभी रीजन आपको समझ में आएगा। सहायक संधि क्या है? सीधी सी बात है कि सैनिक सहायता का बदले धन जो प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? मतलब हम आपको सैनिक मदद देंगे और बदले में हमको क्या चाहिए? यही है सहायक संधि। आप देख रहे हो यहाँ पर और कुछ दिख रहा है आपको? कुछ है और? सैनिक सहायता, सेना किसका होगा? ब्रिटिश का। विदेश नीति की कौन तय करेगा? विरोधी राज्य का सेना आप रख सकते हो? नहीं। यानी कि सेना आपको सैनिक सहायता पूरी तरह से कौन दे रहा है? ब्रिटिश दे रहा है, और बदले में उस संबंधित राज्य से जो धन होगा वो किसको प्राप्त होगा? अंग्रेज को प्राप्त होगा। यही तो था, हम आपको क्या देंगे? सेना। अब बदले में क्या दोगे? आप मेरे सेना को सैलरी दोगे और साथ ही हमें भी पैसा दोगे। यही तो इसका चाल था। आप सोच रहे हो कि ब्रिटेन को
इन मतलब यहाँ के लोगों पर कंट्रोल करने के लिए क्या अपने जगह से, अपने घर से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने घर से कोई पैसा लगाना पड़ रहा है? यहीं के लोगों को लूट कर, यहीं से सामान खरीद कर अपने देश वो क्या कर रहे हैं, कच्चा माल को, कॉटन, मसाले वगैरह यहाँ से भेज रहे हैं। अब पूंजी लाने के लिए वहाँ से ज़रूरत नहीं पड़ा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मतलब काफ़ी बाद की बात कर रहे हैं। शुरुआत में तो हालांकि वो पूंजी लेकर आए थे, सोना वगैरह लेकर आए थे, तभी यहाँ से मसाला खरीदे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब यहाँ पर धीरे धीरे कैप्चर करने लगे तो क्या हुआ, यहीं को लूटा, यहीं से पैसा इकट्ठा किया, खरीद के यहीं से बेच दिया। तो ये सारी नीति क्यों अपना रहे थे? क्योंकि अंग्रेज बहुत सारा धन कमाना चाहते थे। ब्रिटेन में वहाँ पर चल रहा था औद्योगिक क्रांति चल रहा था। अब ब्रिटेन बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह लो आप इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सहायक संधि का जो कंसेप्ट था, जो हम कह रहे हैं कि सैनिक सहायता के बदले जो धन प्राप्त करने का जो कंसेप्ट है, वो किन्होंने लाया था? डुप्ले। ध्यान रखना, ये जो सहायक संधि का जो प्रतिपादक है, जो इन्वेंशन किया था, किन्होंने किया था? डुप्ले ने किया था। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर थे, है ना। तो फ्रांसीसी गवर्नर ये शुरुआत किया था। लेकिन हमने पहले पढ़ा था ना कि जो फ्रांसीसी कंपनी था वो कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कंपनी होने के वजह से वो अक्सर फैसला क्या होता था, काफ़ी देर से ले पाता था। तो डुप्ले बेशक बहुत अच्छा पॉलिसी अपनाया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाया। मतलब नीति तो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि इसी नीति के माध्यम से मैक्सिमम जगह पर भारत पर क्या किया गया, कैप्चर कर लिया गया। हड़प नीति से उतना नहीं प्रभावकारी हो पाया जितना कि सहायक संधि हुआ है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि लाया था किन्होंने? डुप्ले ने, लेकिन वो उतना अच्छा से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और इसी चीज़ का इम्प्लीमेंट की शुरुआत यहाँ पर कौन करेगा? पहले रॉबर्ट क्लाइव करेगा। लेकिन फेमस उसको कौन करेगा? अगर बोलेगा कि अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों की तरफ से सहायक संधि का जो है सबसे पहली बार किन्होंने अपनाया था, तो क्या नाम देंगे? रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि यही रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले किसके साथ समझौता करता है? अवध के साथ संधि किया था। बहुत पहले की बात है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, उनसे तो सीखा अंग्रेजों ने। फ्रांसीसियों का तो चैप्टर उधर क्लोज हो गया। मतलब हुआ क्या कि डुप्ले जो है इसी नियम को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए। नियम अच्छा था, पॉलिसीज अच्छा था, लेकिन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट, उसको लागू नहीं कर पाए। तो चले गए, वो तो कर ही नहीं पाए। तो हम पढ़े भी थे कि वाडीवास के युद्ध वगैरह से फ्रांसीसियों का चैप्टर क्लोज हो गया था। लेकिन इस नियम को अंग्रेजों ने ठीक से देखा था कि ये डुप्ले की बहुत ही शानदार नीति था, अच्छा नीति था। क्योंकि इस नीति में फ़ायदा क्या है कि आप सैन्य सहायता दो और बदले में आपको क्या मिलेगा? धन मिलेगा। अच्छा, बदले में जो धन मिलेगा उसी धन से क्या करेंगे? यहाँ पर कच्चा माल खरीदेंगे और यहाँ से क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। अरे फाइनली करना क्या, इतना जो ताम झाम है वो कर क्यों रहे? व्यापार को बढ़ाने के लिए। अंग्रेज जो इतना चाल चल रहा है, किसी पर हमला कर रहा है, किसी के साथ संधि कर रहा है, ये कर क्यों रहा है? अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? चाहे वो 1717 का फर्रुखसियर का शाही फरमान हो, या फिर आप प्लासी का युद्ध के बाद जो बंगाल की लूट शुरू हुई थी, है ना। ये सब जो जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा, एक ही उद्देश्य अंग्रेजों का हर समय रहा, अपने व्यापार को बढ़ाना। बस किसी भी तरह से प्रॉफिट होना चाहिए। तो सहायक संधि हो या फिर मतलब कि वेलेस्ली की सहायक संधि हो या फिर डलहौजी की हड़प नीति हो, दोनों ही माध्यम से क्या हो रहा है? ब्रिटेन क्या बोले? साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, मतलब ये लालच तो देखो, पहले शुरुआत में क्या उनके दिमाग में चलता था? सिर्फ और सिर्फ व्यापार। धीरे धीरे उनका नेचर क्या होने लगा कि व्यापार तो करेंगे ही करेंगे। मतलब अब वो दिमाग में यह आने लगा कि अगर हम पूरी तरह से भारत पर अगर कैप्चर करते हैं तो हम अस्थाई व्यापार कर सकेंगे। मतलब पहले टेम्प्रोरी तरीके से लूटते थे, अब कैसे लूटा जाएगा? जम के बढ़िया से लूटा जाएगा। अभी देखना 1853 में जब रेलवे का विकास होता है, उसके बाद देखना कच्चा माल का लूट कैसे यहाँ पर बहुत तेज़ी से होता है। बात समझ में आया? तो ये था इनका मामला। तो सहायक संधि की अगर हम बात करते हैं तो डुप्ले ने ये कंसेप्ट लाया था, लेकिन उस कंसेप्ट को वो फॉलो नहीं कर पाए। उसके बाद अंग्रेज का जो एक गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, याद होगा रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी, कुछ याद आ रहा है? प्लासी के टाइम में ये मीर जाफर को अपने अंदर कर लिया था, फिर सिराजुद्दौला को हरा के भगाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव भी क्या प्लासी का युद्ध में नेतृत्व कौन किया था? क्लाइव भी तो किया था ना। बक्सर के युद्ध में कौन आएगा? हेक्टर मुनरो। तो प्लासी के युद्ध में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में कौन था? हेक्टर मुनरो। संधि करने के लिए इसको बुलाता है। जो प्लासी का युद्ध का जो नेतृत्व किया था, इलाहाबाद की संधि करने के लिए इसको बुलाता है रॉबर्ट क्लाइव को। तुम पढ़ा चुके हैं पहले ही, है ना।
तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्लाइव पहली बार अवध के संदर्भ में ये यूज़ किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, उसको लगा हाँ यार मतलब दम है बात में, मतलब कि ये अच्छा चीज़ था। उसके बाद इसको सही से अगर इम्प्लीमेंट को करवाया तो कौन, वेलेजली बोला कि अच्छा रॉबर्ट क्लाइव नहीं उतना अच्छा से कर पाया, लेकिन वेलेजली इसको बड़ा शानदार तरीके, वेलेजली आया ही इसी मकसद से था, ब्रिटेन से जो वेलेजली आया था वो उनका मकसद ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना है। मतलब भारत पे सबसे ज़्यादा पावर किसका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी क्या, यानी कि वेलेजली क्या चाहता है, कौन सा वाला, ये वाला, अरे सिंपल समझिए। देखिए सहायक संधि जो सबसे पहले कंसेप्ट किसका था, जब फ्रांसीसी लोग अंग्रेजों से, फ्रांसीसी कब आए, अंग्रेज तीसरे नंबर पे आया और फ्रांसीसी कब आए, मतलब सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली के बाद कौन है, डच के बाद क्या, अंग्रेज के बाद कौन है, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। तो देखिए जिस समय फ्रांसीसी, हालांकि बात काफ़ी बाद में आया, लेकिन फ्रांसीसी सबसे पहले जो डुप्ले गवर्नर था फ्रांसीसी, जब वो आया था उस समय ये सहायक संधि का कंसेप्ट लाया था कि हम इस तरह से भी यहाँ पर धन को इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब ये आइडिया किसका था, सबसे पहली बार किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि सैनिक सहायता के बदले धन प्राप्त करने का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसके दिमाग में आया, डुप्ले। बात समझ में आया। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला बार ट्राई किन्होंने किया था, अंग्रेज़ों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव ने। हालांकि उन्होंने अवध के साथ ट्राई किया था, लेकिन वो कौन, अवध के साथ वो थोड़ा बहुत किया, मतलब वो ट्राई किए थे, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया। मेन ये है कि वेलेजली द्वारा इसको ज़्यादा फेमस किया गया। तो अंग्रेज़ों में भी समझ में आया, मेन ये है कि क्लाइव के माध्यम से क्या हुआ था, ट्राई किया गया था। अंग्रेज़ों की तरफ से सबसे पहली बार ट्राई कौन किया था, क्लाइव। और सही से कौन लागू कर पाया, वेलेजली आया इसी मकसद से था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना है, सबसे पावरफुल। मतलब जितने भी यहाँ पर देसी रियासत हैं, जो राजवाड़े हैं, उनका यहाँ पर कुछ भी, देसी रियासत वही बंगाल, अवध, मैसूर, ये सब क्या है, देसी रियासत ही तो है। देसी राज्य कह सकते हो, देसी रियासत कह सकते हो, इनका कोई वजूद नहीं होगा, बल्कि सबसे हेड पे कौन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और साथ ही साथ ये क्या चाहते थे कि देसी रियासत किसके अधीन में हो, हमारे अधीन हो। मतलब पूरा भारत पर शासन किसका हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्लस यहाँ पर जितने भी देसी रियासत के जो नवाब हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब किसके अधीन हो, सब हमारे इशारों पे चले। तभी तो सभी जगह पे कठपुतली शासक बैठाया जाएगा। बंगाल के बारे में लोग पढ़ा था ना कि कैसे सिराजुद्दौला को हटा, ये उद्देश्य था, ये उद्देश्य था, इस सहायक संधि का ही उद्देश्य था। ये मतलब दिमाग में ही चल रहा था, सहायक संधि करने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना। ये तरीका था, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्या था, ये तब तरीका था कि जो सैन्य शक्ति के बदले क्या करना है, धन प्राप्त करना। हाँ, उसी के दिमाग में, वेलेजली के दिमाग में चल रहा था कि वेलेजली तो आया ही था ब्रिटेन से ये सोच कर ना। मकसद क्या था, मकसद था ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च शक्ति बनाना और देसी रियासत को अपने अधीन करना। ये उसका मेन मोटो था, एम जिसको लक्ष्य कह सकते हो। तरीका ये था, ये क्या है, ये हमारा तरीका है, ये हमारा क्या है, तरीका है। ये क्या है हमारा, ये लक्ष्य है, और ये क्या है, तरीका। तो ये तरीका था कि सैन्य सहायता के बदले क्या प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना। लेकिन ये लक्ष्य क्या था हमारा, लक्ष्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना और देसी रियासत को अपने अधीन करना। ये समझ में आ रहा ना। अब सबसे बड़ी बात है कि वेलेजली के टाइम में आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, यानी ऐसे समझ लीजिए तात्कालिक कारण। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा उद्देश्य ये था, मानते हैं उद्देश्य था, लेकिन कोई ना कोई उस समय का सिचुएशन रहा होगा। आखिर वेलेजली यहाँ पर आते ही ऐसा क्यों किया अचानक से, आखिर क्या प्रॉब्लम था। उनको लगा कि कहीं हमारा ये लक्ष्य अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उस समय रीज़न ये था कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था उस समय, वेलेजली के टाइम में। याद होगा आपको, टीपू, मैसूर, याद है आपको कुछ, है ना। तो यूरोप में जो है वहाँ पर क्या चल रहा था, फ्रांसीसी क्रांति चल रहा था। और उस फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन उस समय बहुत एक्टिव था। नेपोलियन मतलब सोच लिया था कि पूरा दुनिया पर क्या करना है, हमारा कब्जा करना है। नेपोलियन धीरे धीरे ब्रिटिश को वहाँ चुनौती दे रहा था, ब्रिटेन के बहुत सारे क्षेत्र को भी जीत लिया था। अब उसको लगा कि जिस तरह से नेपोलियन वहाँ पर इस तरह मतलब मचा रहा है, पूरा जो साम्राज्यवाद खेल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी जो फ्रांसीसी कंपनी है,
समझ रहे हो? इसको चिंता ये था कि वहाँ तो मेरे साथ गड़बड़ हो ही रहा है, नेपोलियन का क्या हो रहा है, प्रभुत्व बढ़ते जा रहा है। और भारत में यहाँ पे मैसूर में क्या हो रहा था, याद होगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मैसूर में चल रहा था ना। याद होगा कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, जैकोबियन क्लब यहाँ स्थापना हुआ था। तो जैकोबियन क्लब की स्थापना किन्होंने किया था, बताइए? जैकोबियन क्लब का स्थापना किसने किया था? श्रीरंगपट्टनम क्यों नहीं बनाया था? हाँ, टीपू सुल्तान। सब चीज़ भूल गए, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम, जैकोबियन। तो टीपू सुल्तान क्या चाहता था? टीपू सुल्तान चूंकि फ्रांसीसियों से मिला हुआ था, मेरी बात को समझिएगा, टीपू सुल्तान हो या फिर हैदर अली हो, दोनों ही फ्रांसीसियों के साथ संबंध कैसा बनाए हुए थे, अच्छा। तो अंग्रेज को ये लगा कि अगर यहाँ पर मैसूर के जो शासक थे इसी तरह से अगर फ्रांसीसियों के साथ चिपके हुए रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मैसूर हमारा क्या हो जाए, सपना ही बन के रह जाए, मैसूर हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उनको लगा कि जिस तरह से वहाँ एक तो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हो रहा है, दूसरे तरफ यहाँ पर मैसूर किसके साथ लगा हुआ है, फ्रांसीसियों के साथ है। तो उनको डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो, अगर हम मैसूर पर अभी एक्शन नहीं लिए तो क्या हो जाएगा हमारा मामला, मैसूर हमारे हाथ से हमेशा के लिए क्या हो सकता है, जा सकता था। और इसी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये जो गठबंधन था, मैसूर के शासक और फ्रांसीसियों का गठबंधन था, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होने लगा, ब्रिटेन को चिंता होने लगा, ब्रिटेन को चिंता होने लगा। अब हम क्या करें, एक तरफ यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रहा है, दूसरे तरफ वहाँ पर नेपोलियन जो ब्रिटिश को चैलेंज दे रहा है, मतलब नेपोलियन तो सबका हालत ख़राब करके रखा था। और तीसरा तरफ यहाँ भारत में क्या देख रहे हैं, यूरोप में ऐसी हालत है, अब भारत में हालत है कि यहाँ पे मैसूर और फ्रांसीसी आपस में क्या हो गया, मिल गया। अब मिलेगा तो क्या होगा, गठबंधन। ये गठबंधन इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, इसीलिए उस समय वेलेजली को लाया गया। और वेलेजली क्या करता है, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से क्या करता है, सहायक संधि करता है। फिर बाद में पढ़ेंगे, पढ़े भी होंगे, पहले पढ़ाई थे। ये वेलेजली क्या करता है, मैसूर के साथ भी सहायक संधि करता है। जो याद होगा, निजाम और कौन कौन, निजाम, मैसूर और मराठा। तो मराठे, निजाम और मैसूर, इन लोगों का त्रिकूट को तोड़ता है। और तोड़ने के बाद क्या करता है, मैसूर को अलग थलग करके निजाम को और मराठे को अपने पक्ष में कर करके टीपू सुल्तान को मार के ख़त्म कर देता है। अब फिर जो है मैसूर पर कैप्चर कर लेता था। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सहायक संधि का। इसको मिटा करके इसके आगे भी थोड़ा बहुत है वो हमको देखना है। ठीक है, तो पहले पॉज कर लेते हैं पहले। अब देखिए, अब ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों से संधि करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन थे, मतलब ये जो सहायक संधि की बात कर रहे हैं, है ना, सहायक। तो सहायक संधि जो है करने वाले प्रमुख राज्य किसके किसके साथ सहायक संधि हुआ था, हम लोग को ये देखना। सबसे पहले ये सहायक संधि किसके साथ हुआ था, हैदराबादी। कब हुआ था, 1798 में हुआ था। उसके बाद मैसूर के साथ कब हुआ, 1799। याद होगा, मैसूर के साथ सहायक संधि बताए थे ना। उसके बाद अवध, अवध के साथ कब हुआ, 1801 में सहायक संधि हुआ। पेशवा के साथ कब हुआ, पेशवा मतलब क्या, मराठों के साथ 1802 में हुआ। भोंसले के साथ कब हुआ था, 1803 में हुआ। और सिंधिया के साथ किसका हुआ था, 1804। तो भोंसले सिंधिया याद है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, जब मैसूर पढ़ा रहे थे उसी टाइम हुआ था। और ये हैदराबाद से ये मामला शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे सबके साथ क्या देख रहे हैं, इसमें कौन क्या था, सबके साथ अलग अलग, मतलब देखा जाए तो 1799, 1804, ये उसमें आपको कौन मिलेगा, वेलेजली की सहायक संधि मिलेगी। ये सब कौन कर रहा है, वेलेजली। क्योंकि क्लाइव का टाइम तो पहले ही चला गया था, अब कौन आएगा, वेलेजली का टाइम आएगा ना। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस आया था, उसके बाद कौन आया था, वेलेजली आया, है ना। अब ये क्या देख रहे हैं कि वेलेजली ही सबके साथ क्या 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 करवा रहा है, संधि कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि सबके साथ संधि। सबसे पहले किसके साथ संधि हुआ, हैदराबाद 1798, मैसूर के साथ 99, अवध के साथ 1801, पेशवा के साथ 1802, भोंसले के साथ 1803, सिंधिया के साथ, इन दोनों के साथ तो एक ही बार हो गया था नहीं, जब मैसूर पढ़े थे हम लोग। तो अब जरा सा ये समझते हैं कि आखिर ये सहायक संधि का मूल्यांकन क्या है, मतलब इससे फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, वो जरा देखना। अंग्रेज़ों को कितना फ़ायदा हुआ और देसी राज्यों को कितना नुकसान हुआ, वो तो देखिए जब संधि पढ़ा रहे थे उसी टाइम समझ में आ रहा होगा कि इससे फ़ायदा किसको होगा, अंग्रेज को, और नुकसान किसको होगा, देसी राज्य को। तो जरा सा देखते हैं पहले कि इससे कंपनी को क्या लाभ हुआ। सबसे पहले ये क्या किया कंपनी कि देसी राज्य को क्या किया, निशस्त्र किया। निशस्त्र मतलब क्या, अब उसके पास अपना कोई हथियार है नहीं, वेपन ही छीन लिया। तुम्हारे पास अपना सेना होगा ही नहीं तो अपना हथियार होगा नहीं, तो निशस्त्र कर दिया और एक दूसरे से अलग कर दिया। किससे, एक दूसरे से, पड़ोसी राज्य से। निशस्त्र कर किससे, पड़ोसी क्षेत्र से, किससे,
पड़ोसी क्षेत्र से क्या किया, अलग कर दिया। मतलब चाह करके भी तुम पड़ोसियों के साथ संबंध बना सकते हो नहीं। होता था ना पहले कि जैसे निजाम और मराठा दोनों मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध हमला किए थे। पहले जब निजाम, मराठा और मैसूर तीनों का जो त्रिगुट था, जो 1780 का जो टाइम था, याद है, जब ये तीनों मिलकर क्या किए थे, हमला किए थे, किस पर, अंग्रेजों पर। चूँकि वो सब चीज़ हम लोग देख चुके थे, तो इसी वजह से, चूँकि 1780 का टाइम हम लोग बार बार पढ़े थे कि 1780 का टाइम सबसे मुश्किल टाइम था, क्योंकि निजाम, मराठा और कौन, मैसूर, ये तीनों मिलकर अंग्रेज को ऐसी हालत पर ला दिया था कि लग रहा था कि जैसे बोरिया बिस्तर समेट के अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ सकता था। वो तो बाद में थोड़ा पेशेंस के साथ काम किया, तो उसके बाद में ये वेलेजली जब आया तो समझ में आ गया कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, संधि करो। और संधि करने के बाद धीरे धीरे करके बारी बारी से सारे क्षेत्र को क्या किया, सबके साथ संधि करते करते अपने क्या, ये सिंधिया का क्षेत्र अपना अलग था। हाँ, ये नाम ही था ना, भोसले, सिंधिया, ये सबका अपना क्षेत्र था। हाँ, तो इस व्यक्ति का ना सिंधिया, याद होगा आपको, होलकर, सिंधिया बताए थे ना। ये कौन था, सरदार था मराठों का। ये सब क्या था, मतलब नहीं समझे, भोसले के साथ जो किया था और सिंधिया के साथ भी तो सहायक संधि हुआ था ना। ये दोनों तो हमारा जो देखा जाएगा, ये मैसूर के साथ था ना। ये देखा जाए तो किसके साथ होगा, मैसूर। अब पेशवा के साथ कर, इसका मतलब क्या, मराठा के साथ कर रहा है। ठीक है, अब इससे कंपनी को फायदा ये हुआ कि अब जिस क्षेत्र पर ये सहायक संधि आरोपित कर रहा है उसको निशस्त्र कर दिया। हथियार तेरे पास होगा नहीं, तुम पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बना नहीं पाओगे, और इससे क्या होगा, गुट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, गुटबाजी नहीं होगा। देखिए, जहाँ भी गुटबाजी होगा वहाँ पर ही क्या होता है, दंगे होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जहाँ पर कोई एक जाति धर्म का लोग बसता है, अक्सर दंगे या लड़ाई झगड़ा वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। जहाँ विभिन्न अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, गुट बन पाता है क्या, नहीं बन पाता। जब गुट ही नहीं बनेगा तो झगड़ा होगा क्या, नहीं होगा। तो जब ये जो देसी राज्य थे एक दूसरे से हेल्प ले ही नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि वो दोनों किसके ऊपर निर्भर कर रहे थे, अंग्रेजों के अंदर। क्योंकि हमने बताया ना कि कोई भी विदेशी सहायता बिना अंग्रेजों के परमिशन से देसी राज्य कर पाएगा क्या, ना आप किसी से युद्ध कर सकते हो और ना ही किसी के साथ संधि करोगे। अगर ऐसा करते हो तो हमला करेगा क्या। देखे होंगे कि मैसूर पर जब हमला किया था तो क्या हुआ था, टीपू सुल्तान किसके साथ समझौता किया था, फ्रांसीसियों के साथ, और यही वजह से क्या हो गया था, टीपू सुल्तान पर अंग्रेज नाराज हो गए थे। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, कंपनी को ना बैठा बैठाया वैसा फ़ायदा हो गया। एक तो कोई गुट नहीं बना पाएगा कंपनी के खिलाफ, दूसरा कंपनी की जो सेना है वो खुद ही तैयार हो रही है। मतलब हमारा सेना हम ही तैयार कर रहे हैं, किस माध्यम से, देसी राज्य के धन से तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है, देसी राज्य के धन से। क्योंकि जो सेना देते थे, जिस देसी राज्य को हम सेना देते थे, उसका सारा खर्चा कौन निभा रहा है, सारा खर्चा कौन दे रहा है, देसी राज्य दे रहा है। लेकिन वो वफादारी किसके प्रति निभाता है। मतलब कितनी अजीब सी बात है कि तुमको हम तैयार कर रहे हैं, किसके लिए, मेरे लिए, लेकिन तेरा खर्चा कौन उठा रहा है, कोई और। इसको कहते हैं चालाकी। तो देसी राज्य को क्या बोला कि चिंता ना करो, ये जो सेना है वो क्या है, आपकी सुरक्षा के लिए था। लेकिन दरअसल वो क्या था, अपनी सेना को पालने के लिए। चूँकि अंग्रेज को अगर अपना सेना रखना पड़ता उसके लिए धन खर्चा करना पड़ता ना, तो सोचा क्या, सेना तो मेरा तैयार ही हो रहा है, लेकिन किसके लिए, किसके मतलब बिहाफ पे, देसी राज्य के बिहाफ पे। देसी राज्य को दे देते कि चलो भाई आप उसका मतलब तैयार करो। और सोचो उसी सेना का जो उपयोग करेगा वो किसके विरुद्ध करेगा, मतलब भारतीयों के धन से पलने वाला सेना वो किसके खिलाफ होगा, भारतीयों के विरुद्ध तैयार होगा। अभी 1857 की क्रांति देखना कि कैसे ब्रिटिश के जो हुकूमत के जो अधिकारी लोग, जो वहाँ की जो सेना है, वो कैसे भारतीयों पर दमन करते हैं। विभिन्न कई प्रकार के दंगे पढ़ेंगे हम लोग, दक्कन के दंगे, मुपला विद्रोह, कई प्रकार के विद्रोह जब देखेंगे तो ये जो विद्रोह के लिए जो सिपाही आते हैं, जो ब्रिटिश जो सिपाही हैं, वो सिपाही किसके विरुद्ध आ रहा है, भारत के खिलाफ आ रहा है। लेकिन उस ब्रिटिश अधिकारी को सैलरी कौन दे रहा है, यहाँ के देसी रियासत दे रहे हैं। मतलब भारतीयों का कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसीज थी। इसी सेना का जो खर्चा है कौन दे रहा था, भारतीय राजा दे रहे थे। और उसी जो खर्चे से किसके खिलाफ कार्रवाई हो रहा था, भारतीयों के विरुद्ध हो रहा था। उसके बाद देखो एक और फ़ायदा क्या हुआ, वो चूँकि जान रहा था कि भारत पर जो फ्रांसीसी का प्रभाव बहुत अच्छा खासा है, तो भारत पर फ्रांसीसियों का प्रभाव को क्या किया, कम किया। अब धीरे धीरे भारतीय यहाँ के जो देसी रियासत को फ्रांसीसियों से क्या करेगा, अलग करने का कोशिश करेगा। और एक टाइम के बाद फ्रांसीसियों को क्या करेगा, हमेशा के लिए भगा देता है।
समझ में आया? तो भारत पर फ्रांसीसियों का प्रभाव भी ना हो, यहाँ के देसी रियासत को एक गुट भी ना कर पाए, और देसी राज्य से ही हम जो है क्या करेंगे, हम अपना सेना तैयार भी कर लें। और क्या लास्ट में क्या चाहिए, यहाँ पर ब्रिटिश निर्मित वस्तु की बिक्री भी तो बढ़ाना है। ब्रिटिश निर्मित वस्तु यानी कि ब्रिटेन में जो वस्तु बन रहा है वहाँ पे, उसके लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ से कच्चा माल जाता था, ब्रिटेन पहुँच गया, और वहाँ पर उस माल को क्या किया, तैयार किया। मतलब ऐसे समझो कि यहाँ से कॉटन भेजे, ब्रिटेन में से कपड़ा बना, और फिर वो कपड़ा बिकेगा कहाँ? अरे बिकेगा तभी तो फिर कंपनी में प्रोडक्शन करने का फ़ायदा क्या हुआ, जब बिकेगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ पे, भारत में। अब सोचो कच्चा माल के लिए धन का भी ज़रूरत यहीं से पूरा हो जाता था, अब बेच भी लेता था यहीं पर। मतलब समझो, ऐसे समझो कि तुम्हारे पास रह करके तुमसे ही पैसा ले करके, तुमसे पैसा ले करके हम प्रोडक्शन किए और फिर तुम्ही को बेच दिए। यही काम कौन कर रहा था, अंग्रेज। तो ब्रिटिश निर्मित वस्तु के लिए क्या चाहिए था, उसको बिक्री करने के लिए बड़ा बाजार चाहिए था। क्या चाहिए, बड़ा बाजार चाहिए। और ये बाजार तब मिलेगा ना जब पूरी तरह से भारत हमारे कैप्चर में होगा। फिर ना हम तय करेंगे कि सारा सामान किसका बिकेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा बिकेगा, किसी फ्रांसीसी का व्यापार यहाँ पे नहीं होगा, किसी फ्रांसीसी कंपनी का यहाँ पर बिक्री नहीं होने देंगे। मतलब खरीदेंगे भी हम ही और बेचेंगे भी हम ही, तो रेट कौन तय करेगा, हम ही। मतलब समझ रहे बात को, कि मनमाना तरीके से ये चाहते थे, क्योंकि ये मेन मोटो था। असली उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश निर्मित वस्तु का क्या होना चाहिए, बिक्री। कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कि निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं, सहायक संधि से होने वाले कंपनी को लाभ निम्नलिखित में से दिया हुआ है, इसमें से मतलब कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा सही है माना जाएगा। तो ये चारों दे देगा। अब कोई एक चुनना होगा तो किसको चुनेंगे हम? हालांकि सभी से लाभ ही हो रहा है, लेकिन असली लाभ क्या है, फ़ायदा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश जो होते थे, जो अंग्रेज थे, वो अपने प्रॉफिट से ज़्यादा किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देते थे। ये तो तरीका था। असली उद्देश्य क्या है, बड़ा बाजार होना चाहिए। इस मार्केट पर मेरे अलावा कोई कंपनी दूसरा नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे कोचिंग खोलेंगे और हम क्या करेंगे, आसपास के एरिया में कोई कोचिंग खुलने ही नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा बच्चे किसके पास होंगे, यानी अपना कॉम्पिटिटर हम तैयार ही नहीं होने देंगे। तो ब्रिटेन वाले भी नहीं चाहते थे कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर हो, कोई फ्रांसीसी, कोई डच नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन बेचेगा, हम बेचेंगे। याद है, समझ आया है ना। अब इससे देसी राज्यों को क्या हानि हुआ, अंग्रेज तो अपना फ़ायदा करके चले गए, देसी राज्यों को बहुत नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ, सबसे बड़ी बात है कि अब देसी राज्य पूरी तरह से सुरक्षा के लिए किस पर निर्भर हो गए, ब्रिटिश पर। यानी कि देसी राज्य ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए। ठीक है, देखिए ये पूरा हम इसलिए लिख देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, वरना लिखने में क्या होता है, बहुत सारा टाइम चला जाता है ना। तो देसी राज्य किस पे निर्भर हो गए, ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर हो गए। और फिर क्या हो गया, अब जब देसी राज्य पूरी तरह से ब्रिटिश के ऊपर निर्भर हो गया, अब देसी राज्य को कोई टेंशन है, उसका प्रजा अगर कहीं पर मान लो कि विद्रोह कर भी रहा है, तो विद्रोह को दबाने के लिए हमको कोई टेंशन है नहीं। विद्रोह होगा, भेज देंगे अंग्रेज की सेना को कि जा भाई विद्रोह दबा के आ जाओ। तो इससे क्या हुआ, अब देसी राज्य पर, देसी राजा पर कोई उत्तरदायित्व तो बचा, कोई जिम्मेदारी बचा, कोई लायबिलिटी बचा। तो देखो देसी शासक का क्या हुआ, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व तो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि अब इनको चिंता होता था क्षेत्रीय विद्रोह का, कोई चिंता नहीं। पहले क्या होता था कि अगर राजा अच्छा काम नहीं करेगा तो जनता विद्रोह करके उसको गद्दी से हटा देता था। अब राजा को ये बात पता था कि कम से कम हमको गद्दी से कोई हटा नहीं सकता है। और जब कोई गद्दी से हटने का टेंशन ही नहीं है, मेरा जो कुर्सी है, जब कुर्सी हमारा सुरक्षित है तो कोई टेंशन है नहीं, टेंशन है। अब ये देसी शासक कैसे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, कोढ़ी टाइप से और भोग विलासी। दिन रात वो नृत्य संगीत मुजरा में लगे रहते थे। उनको कोई मतलब जन कल्याण से कोई मतलब था ही नहीं। जनता अपने हाल पर, अंग्रेज अपने मजे ले रहा है। राजा को क्या था, राजा को क्या चाहिए, राजा तो मतलब अपना इतना बड़ा महल है, सब चीज़ खाने पीने का इतना अच्छा व्यवस्था है, मतलब राजशाही में माहौल में डूबा हुआ है। तो राजा को भी लगता था कि ना हाथ गंदा ना पैर गंदा, मेरा गद्दी भी सुरक्षित, कोई विद्रोह भी नहीं करेगा, तू भी ले ले यार। मतलब एक तरह से एक बड़ा सा मुस्टंडा मिल गया था, एक बढ़िया सा ठेकेदार ऐसा मिल गया जो सुरक्षा का सारा चिंता ही खत्म। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन दिक्कत हुआ, किसको दिक्कत हुआ, आम पब्लिक को। आम पब्लिक को बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि आलसी और विलासी होने की वजह से राज्य क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इससे देसी राज्य की अर्थव्यवस्था क्या होगी, कमज़ोर। अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गया, क्योंकि अब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। हस्तशिल्प मतलब क्या होता है, हैंडक्राफ्ट, जो हाथ से बनाने वाला, जैसे कि यहाँ पे जैसे कपड़े का चरखे से जो कपड़ा बनाते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, हाथ से बनता है सब चीज़।
तो हस्तशिल्प जो हाथ से बनाने वाला जो उद्योग उसको क्या बोलते हैं? हस्तशिल्प उद्योग। क्योंकि अब ये हस्तशिल्प उद्योगों का पहले संरक्षण कौन देता था? पहले इसका संरक्षण देता था यहाँ पर देसी राजक, मतलब देसी शासक कह लो। पहले इसका संरक्षण कौन देता था? देसी शासक। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे, ठीक है, एक सेकंड कर लेते हैं। तो अब समझ में आ रहा है ना कि अब ये इस तरह से क्या होगा, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो जाएगा, और जो संरक्षण पहले देसी शासक देते थे अब संरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया। यहाँ पर किसानों की हालत, आम लोगों की हालत बहुत दयनीय होगी, और स्थिति भुखमरी, गरीबी, ये सब चीज़, मतलब ओवरऑल समझो अंग्रेज मजे में, देसी शासक मजे में, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब हालत जो हुआ किसका हुआ? किसानों का। इस तरह से भारतीयों पर क्या हुआ, ये नकारात्मक परिणाम था, ठीक है। और अगर हम सवाल दे देंगे यही कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति में सहायक संधि के बारे में वर्णन करें, तो दे सकते हैं ना कि सबसे पहले बताना क्या है कि सहायक संधि क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, तरीका क्या था, मतलब इसको लागू करने का तरीका क्या था, इससे ब्रिटेन को क्या फ़ायदा हुआ, कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, देसी राज्यों को इससे क्या नुकसान हुआ, और ये भी साथ में बता देना किन किन राज्यों के साथ हुआ था। और इस तरह से मूल्यांकन, ये मूल्यांकन वाला पार्ट है, ये सबसे लास्ट में कंक्लूजन बताना है, निष्कर्ष बोलते हैं इसको, ये निष्कर्ष में सबसे अंतिम में करके इसको क्या कर देना, चैप्टर क्लोज कर देना, क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।